हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जीआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जीआरएफ समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पुस्तकों को उसके प्रकाशित होने के समय के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1, द डिवीजन ऑफ लेबर। 2, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। 3, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। 4, स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 4, 2, 3 और 1। ऑप्शन बी 3, 4, 1 और 2। ऑप्शन सी 2, 3, 4 और 1। ऑप्शन डी 4, 3, 1 और 2। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 4, 3, 1 और 2, जो कि आपकी पुस्तकें दी गई हैं। स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी सबसे पहले प्रकाशित हुई, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, उसके बाद द डिवीज़न ऑफ लेबर एंड लास्ट में इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी पुस्तक, जो कि कालक्रम के अनुसार आएंगी। आइए जानते हैं दुर्खिम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दुर्खिम जो कि एक फ्रेंच दार्शनिक तथा समाजशास्त्री थे, इनके जन्म की बात की जाए तो 1858 में फ्रांस के एपिनल में हुआ था। दुर्खिम द्वारा दिए गए सिद्धांत, जिसमें सामाजिक तथ्य का सिद्धांत और दुर्खिम की समाजशास्त्रीय पद्धति तथा दुर्खिम ने समाजशास्त्रीय पद्धति के अंतर्गत सोशल मॉर्फोलॉजी, इसके अंतर्गत सामाजिक संरचना को शामिल किया गया, सोशल साइकोलॉजी, इसके अंतर्गत भूमिका शामिल किया, और जनरल सोशियोलॉजी, जिसमें सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत पद्धति, अवधारणा और प्रकृति को शामिल किया गया। तथा इनका तीसरा सिद्धांत आत्महत्या का सिद्धांत, चौथा सामाजिक एकता का सिद्धांत, फिर उन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया और विसंगति का सिद्धांत दिया। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। वहीं दुर्खिम की पुस्तकों की बात की जाए तो स्टडीज ऑन पॉजिटिव फिलॉसफी जो 1830 में सबसे पहले प्रकाशित हुई, फिर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, डिवीजन ऑफ लेबर, द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द सोसाइटी, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तथा दुर्खिम की मृत्यु के बाद जो उनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई, उसमें से सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, सोशियोलॉजी ऑफ फिलॉसफी, मोरल एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी, ये दुर्खिम की पत्नी के द्वारा प्रकाशित की गई दुर्खिम की कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। और अगर आपको फ्रेंड्स इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि समाज वैचारिक, तात्विक या भौतिक, सकारात्मक या पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है? ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी मैकाइवर या ऑप्शन डी अगस्त काम्टे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अगस्त काम्टे ने बताया है कि समाज वैचारिक, तात्विक, भौतिक या सकारात्मक पॉजिटिव अवस्थाओं से गुजरता है, जो इनका त्रिस्तरीय नियम था। आइए उसके बारे में भी जानते हैं। समाजशास्त्र के जनक या प्रखर बौद्धिक क्षमता के धनी अगस्त काम्टे ने त्रिस्तरों का नियम सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में अगस्त काम्टे का एक महत्वपूर्ण योगदान है। त्रिस्तरीय या 3 स्तरों के नियम के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अगस्त काम्टे ने लिखा है कि हमारी प्रत्येक अवधारणाएं हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा के एक के बाद 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती है, जिसमें से पहली अवस्था जो होती है वो आध्यात्मिक या काल्पनिक होती है, दूसरी तात्विक और गणात्मक होती है, तीसरी वैज्ञानिक या सकारात्मक होती है। इस प्रकार अगस्त काम्टे ने मानव मस्तिष्क को सामाजिक संगठन विकास की 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 3 स्तरों का नियम मानव के सामाजिक चिंतन और सोच विचार की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली जो अवस्था इन्होंने धार्मिक बताई, इसमें मानव चिंतन की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। यह मानव चिंतन की वह अवस्था होती है जिसमें मानव की बुद्धि का बहुत ही कम विकास हुआ होता है तथा इसमें बाढ़, वर्षा, सर्दी, भूकंप, तूफान, दिन रात होना, बीमारी, स्नेह, प्रेम आदि का होना, ये सब जो होता है मानव दैवी शक्ति या अलौकिक तत्वों के रूप में मानता है। इसमें धार्मिक अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में बांटा गया, जिसमें प्रेतवाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद में। उस दूसरी अवस्था होगी आपकी तात्विक अवस्था। इसे सामाजिक विकास की भावनात्मक या अमूर्त अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। यह धार्मिक व प्रत्यक्षवाद के मध्य की अवस्था होती है। इसे हम प्रथम अवस्था का संशोधन भी कह सकते हैं। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क विकसित हो जाता है, उसे तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। और तीसरी अवस्था जो कि आपकी प्रत्यक्षात्मक अवस्था या वैज्ञानिक अवस्था होती है। अगस्त काम्टे ने ये जो तीसरी अवस्था या अंतिम अवस्था को प्रत्यक्षात्मक वैज्ञानिक अवस्था का नाम दिया है। हम जिस वस्तु को जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में देखते हैं और उसी रूप में उसका वैज्ञानिक चिंतन करते हैं। इस अवस्था में वैज्ञानिक नाम में सिर्फ उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया जाए जो प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। ये इनके समाज के त्रिस्तरीय नियम थे।
आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत से संबंध रखते हैं? ऑप्शन ए चक्रीय सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रक्रियात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी संघर्ष सिद्धांत या ऑप्शन डी विकासमूलक सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी संघर्ष सिद्धांत। कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन में संघर्ष सिद्धांत से संबंध रखते हैं। आइए जानते हैं कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ये संघर्षवादी हैं। इनके विचारों में उद्विकास तथा प्रत्यक्षवाद का भी आंशिक प्रभाव मिलता है। मार्क्स ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के माध्यम से समाज को 2 वर्गों में विभाजित किया। इन्हीं 2 वर्गों में संघर्ष के फलस्वरूप समाज में परिवर्तन होते हैं। मार्क्स ने जिन 2 वर्गों का उल्लेख किया है उसमें से एक शोषित वर्ग होता है, दूसरा शोषक वर्ग होता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अभिकथन ए तर्क आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे कूट को आधार पर उत्तर दीजिए। अभिकथन ए उच्च वर्ग और निम्न वर्ग एक दूसरे के लिए नकारात्मक संदर्भ है। आर सामाजिक वार्तालाप व्यवहार की भिन्नता सामाजिक वर्गों में पारस्परिक वैमनस्य लाती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है परंतु आर गलत है या ऑप्शन डी ए सत्य है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी ए असत्य है परंतु आर सही है। आइए जानते हैं संदर्भ समूह के बारे में। संदर्भ समूह का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट हाइमन ने 1942 में किया। इसका उपयोग उन्होंने स्कूल के बच्चों के लिए एक अध्ययन के संदर्भ में किया था। इस संदर्भ में उन्होंने पाया कि निम्न वर्ग से आने वाले बच्चों का व्यवहार भी उच्च वर्ग से आने वाले बच्चों के व्यवहार की तरह ही हो गया है। ये बच्चे अपने मूल समूह के अनुरूप व्यवहार न करके एक ऐसे समूह के अनुरूप व्यवहार करें जिसके वे सदस्य नहीं हैं। हाइमन के अनुसार उच्च वर्ग के बच्चों का समूह निम्न वर्ग के बच्चों के समूह के लिए संदर्भ समूह का कार्य कर रहा है। हाइमन के शब्दों में निम्न वर्गों के बच्चों के लिए उच्च वर्ग संदर्भ समूह हुआ। वहीं मर्टन ने जो संदर्भ समूह की अवधारणा दी है, इन्होंने जो एक पुस्तक थी अमेरिकन सोल्जर, उसका अध्ययन करके संदर्भ समूह की व्याख्या करते हुए अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में की मर्टन ने कहा है कि व्यक्ति किसी भी समूह का सदस्य होते हुए भी वह दूसरे समूह के सदस्य होने की अभिलाषा रखता है। जब वह दूसरे समूह के सदस्यों के व्यवहार का अनुकरण करता है तो उसे हम संदर्भ समूह कहेंगे। वहीं मर्टन ने नकारात्मक संदर्भ समूह की भी व्याख्या की है। इसमें मर्टन ने बताया है कि नकारात्मक संदर्भ समूह वह समूह है जिसकी तरह का बनने की इच्छा किसी की भी नहीं होती है। जैसे कि उंडे का ग्रह बनना, ये कोई भी नहीं चाहता कि वो बने, तो अगर कोई ऐसा बनता है वो नकारात्मक संदर्भ समूह होगा। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मकता और निजवाचकता की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए हैरोल्ड गारफिंकल, ऑप्शन बी थॉमस लकमैन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड सुटज या ऑप्शन डी इरविन गॉफमैन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए हैरोल्ड गारफिंकल ने अपने सिद्धांत में निर्देशात्मकता और निजवाचकता की अवधारणा का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं हैरोल्ड गारफिंकल के सिद्धांत के बारे में, जो कि हैरोल्ड गारफिंकल एक संयुक्त राज्य अमेरिका के समाजशास्त्री रहे हैं तथा एथनोमेथोडोलॉजी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सामान्य ढांचे में नर जातीयता पद्धति के नए उपागम को विकसित किया है। इनकी 2 प्रमुख कृतियां स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, कंट्रीब्यूशन टू एथनोमेथोडोलॉजी। गारफिंकल के कुछ अवधारणाएं जिसमें से प्रालेखन विधि, संदर्भिकता या निर्देशिका, व्यवहार सामाजिक तर्क, टीकात्मक व्यवहार चिंतनशील या क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण, ये अगर आते हैं अवधारणाएं तो ये आपकी गारफिंकल ने दी हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की विकासात्मक परियोजना में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया जाता है? ऑप्शन ए बांध, ऑप्शन बी वन्य जीव अभयारण्य उद्यान, ऑप्शन सी औद्योगिक प्रतिष्ठान या ऑप्शन डी खान। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी वन्यजीव अभयारण्य और उद्यान के विकास की परियोजना में न्यूनतम संख्या में व्यक्तियों को विस्थापित किया जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन बी आई.पी. देसाई, ऑप्शन सी पी.एम. कोलेंडा या ऑप्शन डी आई. कार्वे। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी पी.एम. कोलेंडा ने भारतीय परिवार को 12 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। आइए जानते हैं परिवार के बारे में।
परिवार का अर्थ। हिंदी में परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा में फैमिली शब्द का पर्याय है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिला शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य माता पिता बच्चे नौकर दास से निर्मित समूह से होता है। लेकिन समाजशास्त्रीय अर्थ में इसका अर्थ बहुत ही व्यापक है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा दी है, जिसमें मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्याख्या करता है। वही लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक ग्रस्त समूह है जिसमें माता पिता संतान साथ साथ रहते हैं तथा इसके मूल रूप से दंपति और उसकी संतानें रहती हैं। वहीं परिवार की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जिसके अनुसार अगर बात की जाए परिवार को समाज की कोशिका किसने कहा है तो अगस्त काम्टे ने कहा है। वहीं परिवार की उत्पत्ति का शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है तो इसके प्रतिपादक प्लेटो और अरस्तु रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का आरंभिक रूप पितृसत्तात्मक था और इस सिद्धांत को 1861 ईस्वी में हेनरी मैन ने आगे बढ़ाया। वहीं यौन साम्यवाद का सिद्धांत जो कि परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक मार्गन फ्रेजर, ब्रिफोल्ड व लुम्बोक है। एक विवाहित सिद्धांत के प्रतिपादक वेस्टरमार्क है। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक भी ब्रिफोल्ड ने अपनी पुस्तक द मदर्स में किया है। इस सिद्धांत के समर्थक टाइलर व बैफोन भी है। वहीं प्रगतिवाद सिद्धांत भी परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। इसके प्रतिपादक आर्बन और बार्ड हैं और इस सिद्धांत के अनुसार परिवार का विकास एक सरल रेखा में हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कृषक समाज के लक्षण होते हैं 1 समजातीय, 2 पारिवारिक श्रम, 3 अल्प राजनीतिक मूल्यांकन या 4 विशिष्ट श्रम विभाजन। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, ऑप्शन सी 2, 3, 4 या ऑप्शन डी 4, 3, 1। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, जो कि कृषक समाज के लक्षण हैं। समजातीयता, पारिवारिक श्रम और अल्प राजनीतिक मूल्यांकन होता है। कृषक समाज की जो अवधारणा है वो रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी है, जिसमें कृषक समाज जो होता है बहुत ही कम मतलब छोटे समूह के रूप में होता है। इसमें ज़्यादातर समजातीयता मतलब समान रूप के लोग होते हैं। इसमें पारिवारिक मतलब परिवार के लोग ही श्रम करते हैं तथा इसमें जो राजनीतिक होता है वो बहुत ही अल्प रूप में होता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रचलित सामान्य पट्टेदारी व्यवस्थाएं थी 1 जमींदारी व्यवस्था, 2 रैयतवाड़ी व्यवस्था, 3 महलवाड़ी व्यवस्था, 4 साझेदारी व्यवस्था। ऑप्शन दिया गया है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 2, 4 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 4 और 3। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3, जिसमें भारत की स्वतंत्रता से पूर्व पट्टेदारी जो व्यवस्थाएं थी वो जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। आइए जानते हैं ये व्यवस्थाएं क्या होती हैं। जैसे कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। कॉर्नवालिस ने इजरेदारी व्यवस्था के दोषों को दूर करने के उद्देश्य से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की आरंभ की थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस व उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों की भूमि का स्थायी मालिक बना दिया जाता था। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार किसानों से वसूले गए कुल रकम का 10वां भाग कंपनी को देता था और शेष 1/11वां भाग स्वयं रखते थे। यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि पर भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता था तो उसे जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। वहीं रैयतवाड़ी व्यवस्था। सन 1802 ईस्वी में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, असम के कुछ भागों में लागू की गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत लगभग 51% भूमि आई। इसमें रैयतों या किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे और इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर होता था। वही महलवाड़ी व्यवस्था, ये लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा मध्य प्रतान, आगरा व पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई जिसे महलवाड़ी व्यवस्था का नाम दिया गया। इसके तहत कुल 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में महाल या गांव के जमींदारों या प्रधानों को बंदोबस्त किया गया। इस गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण महाल या संपूर्ण गांव के उपज के आधार पर किया जाता था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने चरण आप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की है? ऑप्शन ए रेवनस्टेन, ऑप्शन बी डीजी बैग, ऑप्शन सी के डेविस या ऑप्शन डी आशीष बोस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए रेवनस्टेन ने चरण आप्रवास की अवधारणा प्रारंभ की थी। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।